चैप्टर 3 में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डायनेमिक्स। ठीक है, आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम स्टार्ट करेंगे डायनेमिक्स। डायनेमिक्स डायनेमिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मैकेनिक्स क्या होता है। ठीक है, मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं किस चीज़ की? किसी भी बॉडी की मोशन की, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में स्टडी करने को कहा जाता है मैकेनिक्स। ठीक है, अभी जो मैकेनिक्स है उसको क्लासिफाई किया गया दो चीज़ों के अंदर। फर्दर इसकी दो क्लासिफिकेशन की गई, एक डायनेमिक्स, एक हमारे पास एक है हमारे पास डायनेमिक्स, एक है हमारे पास काइनेमेटिक्स। ठीक है कि नहीं? अब डायनेमिक्स में हम जो है ना मोशन की स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज, लेकिन साथ साथ में हम इसमें विद फोर्स, यानी जिस फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर मोशन प्रोड्यूस हो रही है वो भी साथ में पढ़ेंगे। जबकि काइनेमेटिक्स में भी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन ही है, स्टडी ऑफ मोशन है, लेकिन हम इसमें फोर्स को डिस्कस नहीं करते। विदाउट डिस्कसिंग फोर्स, यानी हम इसमें काइनेमेटिक्स में मोशन को स्टडी करेंगे, लेकिन जिस चीज़ की वजह से, फोर्स की वजह से ही मोशन प्रोड्यूस होते, इस फोर्स को डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन डायनेमिक्स में मोशन भी और फोर्स भी दोनों स्टडी करें, यानी दो चीज़ों की स्टडी है इसमें। डायनेमिक्स फॉर द डायनेमिक्स का मतलब है मुतहर्रिक, हरकत में होना। लेकिन अब क्यों हरकत हो रही है, किसी भी बॉडी के अंदर किस फोर्स की वजह से मोशन हो रही है, उस फोर्स को भी हम डिस्कस करेंगे डायनेमिक्स के अंदर। ये बात क्लियर है आपको? तो डायनेमिक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we study about motion of object with its cause। ठीक है, इसमें हम साथ साथ में इसके जो सबब है इसकी भी स्टडी करते हैं, यानी कॉज से हम क्या बनाते हैं? फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर मोशन आती है ना, तो ये कहलाएगा डायनेमिक्स। क्लियर है बात? अब फोर्स क्या है? फ्रॉम फोर्स, ठीक है। फोर्स से क्या मराद है यहाँ पे? फोर्स को हम दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल आप फोर्स को इस तरह डिफाइन करें, यानी पुश और पुल। कोई भी पुश या पुल को क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी एक और आपकी 9th क्लास में जब आप पहुंच जाते हैं तो इसको इस तरह डिफाइन करेंगे फोर्स को। ये एक एजेंट है, एन एजेंट which produce or
tends to produce which produce or tends to प्रोड्यूस, टेंड से बरात है कोशिश, ठीक है। एन एजेंट विच प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस एंड स्टॉप्स और टेंड्स टू stop the motion of an object. Current force. और समझ में आया? एक ऐसा एजेंट जो अगर कोई बॉडी फ्लश कर ले, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये कंसिडर करिए यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे, इस डायरेक्शन में, तो इसके अंदर मोशन प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है नहीं। अब ये जो फोर्स दरअसल एक एजेंट है जो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कि जिसकी वजह से अगर ये ऑब्जेक्ट बहुत भारी है तो मोशन प्रोड्यूस नहीं होंगी, लेकिन कोशिश ज़रूर होंगी। तो फोर्स लगी ना, ज़रूरी नहीं है कि फोर्स लगने से मोशन प्रोड्यूस हो। हम दीवार पे फोर्स लगाएंगे, है ना, तो दीवार में कोई मोशन प्रोड्यूस हो जाती है नहीं ना। तो अगर आपके पास कोई ऐसा एजेंट हो या तो मोशन प्रोड्यूस करे या मोशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करे, ठीक है। एक फुटबॉल है, कंसिडर करें एक फुटबॉल जो कि ग्राउंड से इस मद में आ रही है, एक बंदा है यहाँ पे, ठीक है, वो इस फुटबॉल को यहाँ पे, जब जैसे फुटबॉल यहाँ पहुँच जाती है, वो इस फुटबॉल को यहाँ पे रोक लेते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि उसकी मोशन सीज हो गई, ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि इसने वही ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया। जिसने इस पर फोर्स लगाया, इसका मतलब इस एजेंट ने, फोर्स दरअसल एक एजेंट है, इसने इस मोशन को ख़त्म किया, तो स्टॉप किया। स्टॉप की मोशन आप होते, ठीक है। एक बंदा किसी ट्रक को रोकने की कोशिश करे तो वो ट्रक रुकेगी क्या? हाँ, आप किसी ट्रक को, मूविंग ट्रक को रोक सकते हैं फोर्स लगा के? हाँ, तो लेकिन आप फोर्स ज़रूर लगा रहे हैं ना, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे टेंस लिखा है। टेंस का मतलब ये है कोशिश करते हैं उसको, या तो रोक लेते हैं या रोकने की कोशिश करते हैं। फोर्स समझ में आया? अच्छा, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? बताए, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट क्या है फोर्स का? हाँ, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक है। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। अब कभी सोचे कि ये न्यूटन क्या होता है, किसके बराबर होते हैं, कितनी फोर्स होती है? मतलब कितनी जो है ना एजेंट, कितनी आप जो है बॉडी पे अपनी फोर्स अप्लाई करें कि वो 1 न्यूटन के बराबर हो जाए। हाउ वी कैन डिफाइन 1 न्यूटन? वन न्यूटन किसके बराबर होते हैं? वन न्यूटन अमाउंट ऑफ फोर्स
the amount of force that produce 1 meter per second square acceleration in 1 kg body. It's called 1 Newton. 1 न्यूटन समझ में आया कितने के बराबर होते हैं? कंसिडर करें कि हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ये बॉल है, इस बॉल का जो वेट है ना वो 1 kg है। इस बॉल का वेट कितना है? 1 kg। अब हमें कैसे पता चलेगा इस बॉल पे 1 न्यूटन फोर्स लगी? अगर आप इस पे इतनी फोर्स लगाए, चीज़ के अंदर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, ठीक है, तो आप बोलेंगे इसके अंदर इस वक्त जो फोर्स लगी है इस पर वो कितनी लगी है? 1 न्यूटन फोर्स लगी है। और ये बात याद रखो, 1 न्यूटन इसी वजह से बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास एक्सेलरेशन का यूनिट है और केजी आपके पास मास का यूनिट है। इसी वजह से F बराबर होता है ma के, ठीक है, फोर्स प्रोडक्ट है मास और एक्सेलरेशन के, ठीक है, मास का यूनिट केजी हो गया, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन आपके पास केजी, 1 न्यूटन आपके पास केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होते हैं। आगे काम आएगा, ये याद रखें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम आते हैं जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टुडे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोमेंटम। अब हम क्या पढ़ेंगे? मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम। मोमेंटम को मैं एक इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको बताऊंगा, एक और डेफिनेशन बताऊंगा। पहले मोमेंटम को समझाऊंगा। देखिए बेटा, मोमेंटम से मुराद ये है कि हमारे पास जो है ना, मोमेंटम से मुराद ये है कि हमारे पास 2 कार है इस तरह की, एक ये कार, दूसरी कार यहाँ इस तरह है, ये 2 कार है, ठीक है। अच्छा, दोनों बस के लिए दोनों का मास सेम है, आप मास को सेम रखें। चलिए 100 kg का मास है और 100 kg का मास है, ठीक है। इसके अंदर जो स्पीड है ना, इसके अंदर स्पीड 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है और इसमें 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। आप मुझे ये बताएं, इन दोनों में से स्पीड किसकी ज़्यादा है? कार ए या कार बी? कार बी, इसकी स्पीड ज़्यादा है। यानी मोमेंटम आपको क्वांटिटी ऑफ मोशन बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसका जो है ना, उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है, मास के साथ साथ। मास तो अभी हमने यहाँ पे सेम रखा ना। एक और आपको जो है ना, अभी मैं आपको और जो है ना वो देता हूँ। अब मुझे ये बताएं कि यही कार है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा, ये 200 का बनाता हूँ, ठीक है, इसको यही रखता हूँ और ये भी 200 कर दूँ। इसके अंदर स्पीड भी 200 है, मास भी इसका बड़ा है, ये इसका 50 कर दो स्पीड, यानी 40 कर दो। अब बताएं इन दोनों में से मोमेंटम किसमें ज़्यादा है? मोमेंटम ए का ज़्यादा होगा। पता है क्यों? क्योंकि मोमेंटम स्पीड के साथ साथ मास पर भी डिपेंड करता है।
हाँ लेकिन आप अगर दोनों को मास और स्पीड को मल्टीप्लाई करें ना तो ज़्यादा किसका आएगा? मोमेंटम को दरअसल डिफाइन भी ऐसे करेंगे आप, द प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोडक्ट से मुराद मल्टीप्लाई, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, यानी मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम के भी डिफाइन एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट से क्या मुराद है? प्रोडक्ट से मुराद है मल्टीप्लाई। ठीक है, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसे क्या कहते हैं? मोमेंटम। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बात क्लियर है? मोमेंटम समझ में आया? मोमेंटम की एक डेफिनेशन क्या? नहीं, मोमेंटम तो दोनों में है ना। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मोशन आ जाए तो उसका मतलब उसके अंदर मोमेंटम है। अब इन दोनों में से मोमेंटम किसकी ज़्यादा है? आपने क्या करना है? उसके मास को उसके स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक है, तो मोमेंटम तो दोनों में है ना, लेकिन ज़्यादा किस में है मैंने ये पूछा है। आप यूँ भी लिख सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मोशन quantity of motion in a body is called momentum. यानी एक बॉडी के अंदर मास के साथ मास के हिसाब से कितनी मोशन है, लेकिन क्वांटिटी क्या है मोशन की, कितना मकदार है मोशन की, ये कहलाएगा मोमेंटम। क्लियर है बात? क्या काट रही है आप? बेटा क्या कर रही है आप? हाँ, क्या काट रही है? हाँ हाँ हाँ, मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होगा पता है आपको? मैं आपको बताता हूँ, याद रखिए। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज न्यूटन सेकेंड। फिर आप थोड़ा सा एतराज़ कर सकते हैं यहाँ पे, पता है कैसे? आप बोलेंगे सर इसका मास का तो यूनिट केजी होता है ना, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, तो ये न्यूटन सेकेंड कैसे आया? तो देखो मैं इसकी हल्का सा आपको डेरिवेशन करता हूँ कि न्यूटन सेकेंड कैसे आया। अगर आप देखें तो P इक्वल्स टू m, ये किस चीज़ का फार्मूला है? हाँ, क्यों नहीं पता? अभी बताया है ऊपर, मोमेंटम का फार्मूला है। नहीं बताया। ये क्या है फिर? आप क्या कर रही हो वहाँ? नीचे कुछ और है। क्या है? देखें नीचे क्या है। अब मास का क्या है आपके पास? मास का यूनिट क्या है? केजी, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। अब देखो न्यूटन सेकंड कैसा है। आप क्या कर रही है, आप कुछ काट रही है। अब केजी मीटर पर सेकंड यहाँ आया और इसको सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड कर सकते हैं ऐसा। ये दोनों मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। ये देखो, आप कोई भी किसी भी चीज के अंदर कोई चीज ऐड करनी हो ना, इस तरह ऐड करेंगे कि वो दोनों कैंसिल आउट होकर दोबारा वही आ जाए। ये दोनों कैंसिल होकर दोबारा यही आएगा ना, ऊपर भी नीचे भी ऐड किया है मैंने। ठीक है। अब ऐसे क्यों किया मैंने, अब आप यहाँ देखिए। अब होगा क्या, हाँ ये एस और मीटर वाला मीटर पर सेकंड वाला भी तो एस काट सकता है। वो तो है, यहाँ यूं काटे मसला नहीं है, लेकिन ये जो दो टर्म है ना, हमने इसमें इस तरह एडिट किया कि अगर काटे तो इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े ना। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई एस फोर से नहीं कर सकते। अगर आपने एस करना है तो नीचे भी एस करना होगा, ताकि ये कट के इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, ये स्टेप समझ में आया। इसमें मैंने डिवाइड भी किया एक केस और मल्टीप्लाई भी किया। आई बात समझ में। अब अगर मैं इसको यूं करूं, किलोग्राम मीटर, ये दोनों सेकंड को आपस में मल्टीप्लाई करूं, ये अभी काटा नहीं है। ठीक है, मैंने ऐसे आपको बताया है कि इस तरह ऐड करेंगे कि कट सके। अच्छा, सेकंड सेकंड आपस में मल्टीप्लाई होके नीचे क्या आएगा, सेकंड स्क्वायर आएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया। समझ में आ रही है बात। इधर देखिए, मास का यूनिट क्या है, मास का यूनिट क्या है बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। लिख लिया ना यहाँ पे। अब और से देखो, इधर अटेंटिव रहो। और वेलोसिटी का क्या है, लिख लिया ना। अब देखो, मैंने एज इट इज केजी यहाँ पे लिखा है, मीटर पर सेकेंड एज इट इज यहाँ लिखा है। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से सेकेंड ऐड भी किया, यानी मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ये स्टेप समझ में आया। क्योंकि हमें जरूरत थी ना, इस वजह से ऐड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये जो आखिर में ये जो दो आपके पास सेकेंड और सेकेंड है ना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया नीचे। तो नीचे केजी मैंने एज इट इज लिखा। ठीक है, और मीटर भी एज इट इज है। सेकेंड और सेकेंड आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बना यहाँ पे, सेकेंड स्क्वायर। फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं ये सेकेंड कहाँ चला गया, तो बेटा ये सेकेंड यहीं पे है, कहीं नहीं चला गया। ये सेकेंड एज इट इज यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अब समझ में आया। हाँ देखें, अगर आप ऊपर देखें ना, अगर आप ऊपर देखें तो मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है कि ये केजी एज इट इज नीचे उतारे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड। ये किस चीज़ के बराबर है, मुझे बताइए, ये किस चीज़ के बराबर है, ये 1 न्यूटन के बराबर है। इधर देखो, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके बराबर है, 1 न्यूटन। तो इस पूरे की जगह पे न्यूटन लिख सकते हैं, तो इसको न्यूटन लिखो और सेकेंड साथ में आ गया। इस वजह से एसआई यूनिट बन गया ये किसका, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। ठीक है, प्रूफ प्रूफ
ये पेपर में प्रूफ करने के लिए आ सकते हैं। या तो ये लिख के आएगा या explain momentum in terms of force। ये दो क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, या आपको एक स्टेटमेंट यूं भी दे सकते हैं ये लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम rate of change of momentum is equal to force। ये भी आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो इन सब का आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। आपने सबसे पहले कंसीडर a body of mass m, moving with initial velocity vi, moving with initial velocity vi, a force F acts on the body and its velocity become Vf। ये वही स्टेटमेंट है जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए लिखते थे, याद है। आफ्टर टाइम की भी ठीक है। ये इनिशियल मोमेंटम of body is given by, इसका जो इनिशियल मोमेंटम है, मोमेंटम किसके बराबर है, P इनिशियल इज इक्वल्स टू mvs, है ना। इनिशियल पे भी आई होगा ना इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम क्या होगा आप बताएं। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम की आई इज इक्वल टू एम आई है, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, ई एफ इज इक्वल टू, तो ये इनिशियल मोमेंटम है, ठीक है। ये फाइनल मोमेंटम है, ये आप नहीं याद रखना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा फिर, या मैं इसको स्पेल करता हूँ। अकॉर्डिंग टू, यहाँ तक तो बात क्लियर है ना।
अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ के तहत ना F इज इक्वल टू एम ए के बराबर होता है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू एम, एक्सेलरेशन की जगह पे वी एफ माइनस वी आई आवर टी। यहाँ तक बात क्लियर है? ये एम तो ऐसे किस लिखा ना, और एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई आवर टी के। बस यही लिख दिया मैंने एक ही जगह पे, ठीक है। ये अंदर मल्टीप्लाई करें, एम वी एफ माइनस एम वी आई आवर टी। समझ में आया यहाँ तक? यानी ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया और यही एम इसके साथ, तो ये बन गया। अब आप मुझे बताएं ये एम वी एफ किसके बराबर है और एम वी आई किसके बराबर? फाइनल मोमेंटम एफ इज आपको एफ इज इक्वल टू एम वी एफ है आपके पास फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। अब आप याद रखें कि ये हमारे पास जो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम है ना, वो बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, डेल्टा पी के बराबर होता है। तो एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी आवर टी, ठीक है। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो इसी को कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ। यानी बात क्यों नहीं समझ में आया? ये देखें, ये पी एफ माइनस पी आई किसके बराबर है? डेल्टा पी के बराबर है ना। डेल्टा पी आपके पास होता है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि इसी को देख के आप बता सकते हैं कि अब चेंज इन मोमेंटम साथ में टी आएंगे ना, तो रेट बोलेंगे आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब यहाँ पे आखिर में लिख सकते हैं आप, ये पूरा दोनों को मिला के बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या बोलेंगे? रेट किसी भी चीज़ के नीचे डिनोमिनेटर में टाइम आ जाए ना, आप रेट यूज़ करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। भाई इस 2025 के लिए तैयारी के लिए इस चीज़ की आ सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप यूँ लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होते हैं? फोर्स के बराबर। अच्छा, आखिर में एक क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास एंड वेट मैं कुछ एक डिफरेंस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये बोर्ड के लिए निहायत अहम है। मास और वेट का डिफरेंस, ठीक है। मास क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये एक बॉडी है, इस बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। क्या इस बॉडी ये
बॉडी छोटे छोटे फर्दर बहुत सारे मैटर से बने हुए हैं। तो इसके अंदर कितने क्वांटिटी में मैटर मौजूद है मास कहलाएगा। यानी आप मास को मास का डिफाइनिंग कर सकते हैं, द क्वांटिटी जबकि अमाउंट लिखे जैसे ही ये क्वांटिटी अमाउंट नहीं चाहिए कि क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल आप मैटर कंसिडर करें, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी called मास, ठीक है। जबकि वेट दरअसल देखो ये जमीन है ना, आप जमीन हर तमाम तरह ऑब्जेक्ट जमीन के सरफेस पे क्यों मौजूद है, क्योंकि जमीन एक फोर्स लगाती है, ठीक है। इसी फोर्स को कहा जाता है वेट, जमीन की फोर्स को बोलते हैं वेट, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ force of attraction of earth is called weight। क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा देखें, ये स्केलर क्वांटिटी है, क्यों मैं स्केलर क्वांटिटी बताएं मुझे। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मास स्केलर क्यों है बेटा, क्योंकि मास का कोई डायरेक्शन नहीं है ना। वेट का डायरेक्शन है किस तरफ है, टुवर्ड्स अर्थ, ठीक है। वेट की डायरेक्शन टुवर्ड्स अर्थ है। तीसरा एक पॉइंट लिखे इसके बारे में, एसआई यूनिट इज केजी। मास का एसआई यूनिट क्या है, जबकि वेट का क्या है, वेट का क्या है, एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, क्योंकि वेट फोर्स है ना, और जितने भी फोर्स है उन सबका न्यूटन होता है। फार्मूला क्या होगा, मास का फार्मूला है m इज इक्वल्स टू F/A जबकि वेट का क्या फार्मूला है, W इज इक्वल्स टू mg। एक और खूबसूरत बात ये जरूर याद रखना है, मास डज नॉट चेंज विद हाइट। हाइट के साथ साथ आप खला में भी जाए, आपका मास क्वांटिटी ऑफ मैटर इन योर बॉडी सेम रहेगा, लेकिन वेट जो है ना प्लेस के हिसाब से चेंज होता है। वेट कम चेंज विथ एल्टीट्यूड, हाइट के साथ वेट चेंज हो जाते हैं, ठीक है। मास को मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस, जबकि वेट को स्प्रिंग बैलेंस। वेट कैन बी measured by spring balance।
ठीक है बेटा, तो आज की ऑनलाइन क्लास है, आप कोई क्वेश्चन है तो पूछे। आपने जो लास्ट के 2 पॉइंट लिखे हैं ना, मुझे समझ नहीं आए। ये इट इज मेजर बाई बीम बैलेंस, इट इज स्प्रिंग बैलेंस तो इस तरह होता है ना आपके पास, यहाँ पे ये लगा हुआ होता है। देखिए हम यूँ लगा के अपना वेट मेजर करते हैं ना, जबकि बीम बैलेंस हमारा इस तरह के जो तराजू टाइप होता है, ये तराजू, इससे हम मास को मेजर करते हैं केजी वगैरह में, ठीक है। यहाँ हम स्प्रिंग बैलेंस की मदद से अपने वेट को मेजर करते हैं, ठीक है। क्लियर है बात? और इससे पहले वाला पॉइंट, मास डज नॉट चेंज विद हाइट। देखिए आप ज़मीन पे ना, ज़मीन पे अगर आपका जो है ना, आपका मास अगर 60 kg है ज़मीन पे, तो आप मून पे जाए ना, मून पे भी आपका मास 60 kg ही रहेगा, लेकिन ज़मीन पे आपका वेट 65 न्यूटन है ना। आप चांद पे जाएंगे, चांद पे काफ़ी कम होगा, तकरीबन 30 न्यूटन रहेगा आपका वेट। ये पॉइंट क्लियर हुआ? जी। चलो कोई क्वेश्चन है तो पूछे, वरना हम क्लास को नहीं करेंगे।